So welcome back. Problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जनरल स्किल सेट है जो आपको न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि लाइफ में भी काफ़ी उपयोग में आएगा। जब तक आप जिंदा है तब तक ये आपको हेल्प करेगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपडेट करना या स्किल करना बहुत नेसेसरी है। हर आदमी, मेरा मानना है कि हर आदमी हर प्रोफेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हु इज डॉक्टर? क्या करता है डॉक्टर? यू गो टू डॉक्टर, आपको फीवर है, डॉक्टर क्या करेगा? हाँ, दवाई देगा। व्हाट इज डूइंग? इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है, आपका बुखार आ रहा है, आपको वीकनेस है, he will give some medicine which will cure you and your problem will get solved. आपको फीवर है तो आप सादे डॉक्टर के पास जाओगे, he will take around 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़, करेक्ट? आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आप किसके पास जाएंगे? आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको कुछ इश्यूज है, मेजर इश्यूज है, आप किसके पास जाओगे? सर्जन के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। he will do ऑपरेशन, सर्जरी करेगा। हाउ मच यू विल चार्ज? 150 रुपीज। कितना? 1.5 lakhs, बराबर? सो द बिगर इज द प्रॉब्लम, बिगर इज द रिवॉर्ड। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। आप में से कितने लोगों को पैसा कमाना है ज़्यादा? हाथ ऊपर कीजिए, कम से कम आप तो हाथ ऊपर कीजिए भाई, पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसलिए, और ये इसीलिए ये जो टेक्निक है या ये जो स्किल है ये कभी भी कम नहीं होने वाला है। बिकॉज रिसेशन हो या मंदी हो या ज़्यादा प्रोडक्शन वाला दिन हो या फिर कोविड हो, कहीं भी कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स विल बी ऑलवेज देयर, बराबर ना? प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम नहीं ऐसा दिन आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं ऐसा दिन नहीं आएगा। इसका मतलब आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप अगर अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है तो आपको हमेशा यू विल बी ऑलवेज इन डिमांड। प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे थोड़ा जल्दी खत्म करना है। नेक्स्ट, पजल्स। ये भी क्या है? हम बचपन में पजल्स सॉल्व करते हैं। इट इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बराबर ना? कनेक्टिंग डॉट्स, हम बचपन में खेलते हैं कनेक्टिंग डॉट्स। क्या होता है कनेक्टिंग डॉट? डॉट्स होते हैं, उसको जोड़ के हम कोई पिक्चर बनाते हैं। दैट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम शब्द कोडे, क्रॉसवर्ड्स खेलते हैं। दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्टोरी सुनी थी। क्या? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या स्टोरी थी? साहूकार की और लड़की की, पेबल्स, दो पत्थर की स्टोरी, काला पत्थर और सफेद पत्थर। किस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में उसने एक डिसीजन लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा हमें आसान प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना पड़ेगा। उस वक्त ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में और एक चीज़ है, क्या है? कॉमन सेंस। क्या है? नॉर्मली 95% of the problems are solved with common sense only. How much? 95% of the problems are getting solved only because of our common sense. हम अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके 95% of problems can be solved. कहानी सुनोगे? एक पिता और लड़की थी। वो पिता आईटी सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसको ऑनलाइन कुछ
मीटिंग थी ऑनलाइन पे, वो काम कर रहा था, उसकी बहुत छोटी बेटी थी, 2 साल की बेटी है। वो बेटी उसके पास आती है और वो पिताजी से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ खेलिए, घर में और कोई नहीं है, दोनों ही है। तो अब उस पिता को बहुत मुश्किल हो गई, वो लड़की को ना कहना भी मुश्किल है और उसका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो लड़की को क्या करता है, एक पेपर बाजू में होता है, वो पेपर निकाल के उसको फाड़ता है, उसके लड़की के हाथ में देता है, उसको बोलता है ये नक्शा है, उसको नक्शे को जोड़ के लाओ, उसके बाद हम खेलेंगे, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। उसको लगा कि एक दुनिया का नक्शा है, उसको उसने फाड़ के दिया है उसके हाथ में। उसको लगा कम से कम आधा पौन घंटा तो ये लगाएगी, उसको ये नहीं होगा तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा और बाद में उसके साथ खेलूँगा, ताकि वो भी नाराज़ ना हो जाए, मेरा काम भी हो जाए। ऐसा करके सोच के वो अपने काम में लग ही जाता है। तो तभी वो लड़की एक पुस्तक के ऊपर वो नक्शा जोड़ के वापस उसके पास आती है, उसको दिखाती है, देखो पापा मैंने नक्शे को जोड़ दिया। पिताजी देखते हैं और उसको बहुत अचंभा आता है कि इतनी छोटी लड़की ने पूरे दुनिया का नक्शा कैसे जोड़ दिया होगा। तो वो पूछता है उस लड़की को कि आपने किस तरह से नक्शा जोड़ दिया। तो बोले नहीं पापा, वो उसके पीछे में माँ की तस्वीर है, मतलब एक औरत की तस्वीर है, मैंने क्या किया, वो औरत की तस्वीर जोड़ दी और जैसे वो औरत की तस्वीर जोड़ दी ये नक्शा बन गया। शायद हमने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह हमारे हाथ में अगर दिया होता तो हम क्या करते, दुनिया का नक्शा जोड़ने में जुटे रहते। उसने क्या किया, उसने इधर उधर देखा, पीछे देखा, पीछे जैसे उसको औरत की तस्वीर दिखी, उसने इमीडिएटली क्या किया, उस तस्वीर को जोड़ा और उस नक्शे को पलटी करके दिखा दिया। दैट इज कॉल्ड एज ए कॉमन सेंस, जो कि नॉर्मली कॉमन सेंस क्या होता है, अनकॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है। सही है नहीं है, सही है ना। कॉमन सेंस इज क्वाइट अनकॉमन। नेक्स्ट ये ऑलरेडी हमने बात की है। आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स न्यू अप्रोचेस। जैसे मैंने सुबह बीच के सेशन में भी बताया कि क्या हम सिर्फ क्या करते हैं, एक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो दृष्टिकोण छोड़ के कुछ और दृष्टिकोण से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसी दृष्टिकोण से देखा कि प्रॉब्लम जिस दृष्टिकोण से बना है उसी से उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप कई बार आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स न्यू अप्रोचेस। नेक्स्ट ऑलरेडी हमने बात की, प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑलवेज आर डिमांड। जो लेट आए थे उनके लिए मैं फिर से बताऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। हम मेडिसिन लाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हु इज डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, हमें बुखार आया, हम डॉक्टर के पास गए, व्हाट इज डूइंग, ही इज सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। तो ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लॉयर क्या करता है, केस सॉल्व करता है। टीचर्स भी क्या है, दे आर ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सीखना है, दे आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, दे आर ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्वर्स। Everybody in the world is a problem solver. Them were created. Pardon? You are creators. That is another thing. You never get a problem. In fact, they create a new generation. Because of them, we are here. So definitely, they require a big round of applause. So problem solver ये होता है। आपको अगर बुखार है तो आप छोटे वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कुछ सर्जरी करनी है तो आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। छोटा वाला डॉक्टर 150 रुपये लेगा, अगर आपको सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, तो वो डॉक्टर कितना होगा, 150 रुपये लेगा या 1.5 लाख रुपये लेगा। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना उसका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। आप जितने हायर पोस्ट पे जाओगे उतना ही आपके पास ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आपको उतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका रिवॉर्ड भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा ही डिमांड में रहने वाले हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से पढ़िए। इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये किसने लिखा है, इट इज रिटन बाय आइंस्टाइन।
1 घंटा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है तो 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। क्या 55 मिनट में अपना समय किसमें गवाता हूँ? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को समझने में, और सिर्फ 5 मिनट सॉल्यूशन को समझने के लिए। मतलब अगर हम 55 मिनट अपने प्रॉब्लम को समझने में बिताएंगे, प्रॉब्लम को एनालिसिस में बिताएंगे, तो 5 मिनट में हमारा सॉल्यूशन आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडस्ट्री वाले लोगों के हम हमेशा बोलते हैं PDCA साइकिल होता है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। उसमें हम हमेशा बोलते हैं प्लानिंग में जितना आप काम करोगे, जितना वक्त आप प्लानिंग में ज़्यादा दोगे, उतना आपको आगे DCA यानी डू, चेक एंड एक्ट में कम टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आपका प्लानिंग जितना परफेक्ट होगा उतना ही उसके रिजल्ट क्या होंगे? अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे। आपको ज़्यादा काम उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। आपका प्लानिंग अगर खराब है तो फिर आप एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगा, आपको उसके बाद रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगा, फिर आप करेक्शन करते रहोगे और आगे का समय आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए प्लानिंग में ज़्यादा टाइम दो। उसी तरह प्रॉब्लम के एनालिसिस में आप जितना टाइम गवाओगे, जितना टाइम उसमें व्यतीत करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, उतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टू गेट राइट आंसर। हम कई बार सवाल गलत पूछते हैं। सवाल सही पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या पूछना चाहिए? सही पूछना चाहिए। एक कहानी सुनोगे? एक 3 संत थे, मतलब 3 शिष्य थे। वो 3 शिष्य अपने साधु के पास जाते हैं। वो 3 शिष्यों में एक चर्चा होती है कि उन्हें धूम्रपान करने की आदत होती है, और वो सोचते हैं कि हम अपने गुरुजी को पूछेंगे कि क्या हम धूम्रपान कर सकते हैं। तो पहला शिष्य जाता है, उसको पूछता है, गुरुजी क्या हम प्रार्थना के समय धूम्रपान कर सकते हैं? वो बोला, क्या पागल है? ऐसा होता है? प्रार्थना के समय धूम्रपान करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो दूसरे 2 शिष्यों के पास जाता है, उनको बोलता है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो दूसरा वाला शिष्य बोलता है, आपने सवाल गलत पूछा यार, मैं जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ। तो वो फिर उस संत के पास जाता है, उनको पूछता है, गुरुजी क्या मैं धूम्रपान करते समय प्रार्थना कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रार्थना तो हर समय करनी चाहिए। पहले आदमी ने क्या पूछा? क्या मैं प्रार्थना के समय क्या मैं प्रार्थना के समय धूम्रपान कर सकता हूँ? उसने क्या कहा? बिल्कुल नहीं। दूसरे आदमी ने वही सवाल क्या पूछा? क्या मैं धूम्रपान के समय प्रार्थना कर सकता हूँ? दोनों का अर्थ क्या हुआ? लेकिन सवाल आप क्या पूछते हैं उसके ऊपर उसका जवाब निर्भर होता है। इसलिए आप सवाल क्या पूछते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय वो प्रॉब्लम जनरेट कैसे हुआ, उसके लिए जब आप सवाल पूछते हैं, वो सवाल कैसे पूछेंगे, वो उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन या उसका जवाब निर्भर होता है। इसलिए सवाल सही पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम डिफाइन। कोई भी प्रॉब्लम जब डिफाइन होता है तो आधा सॉल्यूशन निकल जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम जब डिफाइन नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन मिलना मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉब्लम डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज लाइक हाफ सॉल्व प्रॉब्लम। तब वो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैं थोड़ा स्लाइड के ऊपर फोकस कम करूंगा और बातों के ऊपर फोकस बढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के स्टेजेस। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है। क्या? गिव अप नहीं करना है, मतलब आपको हार नहीं माननी है। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है और हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को वैसे ही आधे में छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम को। और फिर क्या होता है, जो प्रॉब्लम, समझो एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपकी बाइक है और आप बाइक से हर रोज़ कॉलेज में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बाइक में कुछ इश्यूज़ है, कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ हो रहा है,
आपको वैसे ही बाइक अगर चलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? एक दिन आपकी बाइक बंद पड़ेगी बीच में, और वो कहाँ बंद पड़ेगी? उसकी गारंटी है मेरी, वो वहाँ पर बंद पड़ेगी जहाँ पर कोई गैरेज ना होगा, कोई आदमी नहीं होगा, सुनसान सड़क होगी, रात का टाइम होगा, बारिश होगी, उसी टाइम पे वो आपकी बाइक बंद पड़ेगी, तब तक नहीं बंद पड़ेगी। बिकॉज इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम व्हेन यू आर सपोज टू बी, द प्रॉब्लम विल कम एट इट्स ओन टाइम। क्या होगा? अगर आप प्रॉब्लम को सही समय पे जब आप उसको दुरुस्त कर सकते हो नहीं किया, तो प्रॉब्लम विल कम एट हिज ओन टाइम, वो अपने समय पे आएगा, वो आपको पता कि नहीं आएगा। एंड देन आपके पास कोई चारा नहीं होगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। उस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं होगा बिना पश्चाताप करने के, मैंने उस समय काश गाड़ी गैरेज में दे दी होती, काश मैंने गाड़ी की तरफ ध्यान दिया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाना चाहिए। जब भी आपको प्रॉब्लम लगे, आपको जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। दिस कॉल्ड एज पीछे पड़ जाओ। व्हाट इज कॉल्ड एज? लड़की के नहीं, प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाओ। प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा उसके पीछे पड़ो। ये दैट इज स्टेज नंबर 1। नंबर टू, जैसे आइंस्टाइन ने बताया 55 मिनट वो कहां पर बिताते थे? टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं नॉर्मली, वी हैव जेनरिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मेरा कंप्यूटर खराब है, मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कंप्यूटर खराब है। कंप्यूटर खराब है मतलब क्या? मॉनिटर नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, सीपीयू खराब है, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम जब तक आप ठीक तरीके से समझोगे नहीं, उसको स्टेटमेंट ठीक तरीके से उसका बनाओगे नहीं, आपको उसकी सिवियरिटी समझ नहीं आएगी। उसकी सिवियरिटी अगर समझनी है तो प्रॉब्लम के कोर थिंग तक आपको जाना है, प्रॉब्लम के कोड तक आपको जाना है, नीचे तक जाना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और उसको फिर सॉल्यूशन के लिए आप कोशिश करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, पीछे पड़ जाओ। नंबर 2 इज एनालाइज द प्रॉब्लम वेल। नंबर 3, गेट द सॉल्यूशन, उसके ऊपर काम करके सॉल्यूशन लो। अगर वो सॉल्यूशन आप खुद नहीं ले पा रहे हो तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो डू नॉट शाय टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे ये प्रॉब्लम है, तो एक्सपर्ट क्या करेगा? ही विल आस्क यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर आपने उसका स्टडी नहीं किया है तो यू कांट एबल टू आंसर इट, और अगर वो आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे तो शायद एक्सपर्ट भी उतनी तन्मयता से आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज यू विल थिंक कि आपने कुछ कोशिश ही नहीं की, उसको बुलाए सीधा। तो जब भी आप एक्सपर्ट्स के पास जाओ, उसके पहले आपका उसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। आपने उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करने के बाद ही एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में 4 स्टेजेस है। नंबर 1, पीछे पड़ जाओ। नंबर 2, एनालाइज द कोर प्रॉब्लम। नंबर 3, define the problem and analyze it, and if required take help of experts. So these are 4 things. So problem understand करना बहुत important है। दूसरी बात, कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम छोटा या बड़ा, क्या होता है? प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? बहुत बड़ा बनाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ उसके ऊपर। एक ड्राइवर था, पंजाबी था ड्राइवर, और एक कंडक्टर था, एक जोड़ी थी ड्राइवर और कंडक्टर की, और वो एक ही रूट के ऊपर काफ़ी दिनों तक बस में चली जा रही थी। एक दिन ऐसे उनकी बस जा रही थी, एक स्टॉप के ऊपर उनकी बस रुक गई, और एक पठान, एक 6.5 फुट का पठान उस बस में एंटर होता है। जैसे एंटर होता है, कंडक्टर उसको बैठने के लिए जगह देता है और उसके पास जाके पूछता है टिकट। वो पठान बोलता है, पठान टिकट नहीं लेता है। क्या बोलता है? आपको सपोर्ट करना है मुझे इस कहानी में। आप
पठान क्या बोलता है? पठान टिकट नहीं लेता है। एक दिन जाता है, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, एक हफ्ता निकल जाता है। वो पठान जब भी गाड़ी में बैठता है, कंडक्टर उसको पूछता है, पठान वही जवाब देता है कि पठान टिकट नहीं लेता है। कंडक्टर फिर थोड़ा सा बावला हो जाता है, वो बोलता है अगर एक दिन एक पठान नहीं ले रहा है, आप धीरे धीरे बाकी के पैसेंजर भी ऐसे करने लगेंगे तो फिर मुझे तो मुश्किल हो जाएगी। तो सोचता है अभी मुझे पठान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, 1 महीने की छुट्टी लेता है और 1 महीने की छुट्टी लेके एक महीने की छुट्टी लेके वो अपने गांव जाता है, जिम लगाता है, ट्रेनिंग्स लगाता है ताकि उसमें थोड़ा मोटिवेशन आ जाए, थोड़ा सा हेल्थ अच्छा हो जाए। बादाम खाता है और 1 महीने के बाद वो थोड़ा सा स्ट्रांग होके फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। जैसे ड्यूटी ज्वाइन करता है वो उसी रास्ते पे आता है, उसी स्टॉप पे बस रुकती है, वो पठान फिर बस में बैठता है। वही सवाल वो पठान से पूछता है, टिकट? पठान बोलता है पठान टिकट नहीं लेता है। अब उसमें थोड़ा जोश है क्योंकि उसने 1 महीना काफ़ी कसरत की है। अब वो पठान को उल्टा पूछता है, आखिर पठान टिकट क्यों नहीं लेता? तो पठान धीरे से बोलता है, लाले इतने गर्म मत हो, मेरे पास इस बस का पास है, इसलिए पठान टिकट नहीं लेता। क्या बोलता है? मेरे पास बस का पास है इसलिए पठान टिकट नहीं लेता है। ये तो पहले दिन भी बोल सकता है। प्रॉब्लम कितना था? और वो प्रॉब्लम को क्या समझ बैठा। तो कई बार हम प्रॉब्लम को बड़ा बनाते हैं, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और प्रॉब्लम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये गलती कभी भी मत करना। एक और एग्जांपल है कुत्ते का। हम जा रहे रास्ते से बाइक के ऊपर, आपके पीछे कुत्ता लग गया, क्या होगा? आप और जोर से बाइक चलाओगे, वो कुत्ता और जोर से आपके पीछे आएगा। कभी आपने रुक के देखा है? आप जब भी रुकोगे और उस कुत्ते की आंखों में आगे डाल के देखोगे तो क्या होगा? कुत्ता वही रुकेगा, घूम के निकल जाएगा। क्यों? प्रॉब्लम भी वही करता है। जितना आप प्रॉब्लम से दूर भागोगे, जितना आप प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे, उतना प्रॉब्लम आपके पीछे आता रहेगा। जिस दिन आप प्रॉब्लम के सामने ठान मार के बैठोगे कि मैं आपको सॉल्व करूंगा, उस दिन प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी वी ओवर एस्टिमेट द प्रॉब्लम एंड अंडर एस्टिमेट आवर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ऑलरेडी हमने बात की स्पीक एबिलिटी और डू नॉट गिव अप की वीडियो है। एक और वीडियो है, डू नॉट गिव अप। देखो ये लड़की, उस लड़की को देखो, that should be the spirit when we are solving the problem. Next, डिसीजन मेकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है उसको मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बोलता हूँ। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 2 है पेशेंस। नंबर 3 गुड लिसनर। आपको सुनना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कम सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, तो सुनना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क इज अनदर। लीडरशिप, एटीट्यूड, नेवर गिव अप। हमने ऑलरेडी उसका वीडियो देखा। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। आइडियाज में हमने बात की थी, कुछ और तरीके से सोचो। आप अलग तरीके से सोचोगे तो ये लोग क्या करेंगे, आपकी पाँव खींचोगे। लेकिन आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना है, आपको कुछ अलग करना है, तो इन लोगों से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव लोगों से
बचे रहना बहुत जरूरी है ताकि आप कुछ अच्छा कर सके, वरना ये आपकी टांग खींचेंगे, आपको कुछ अच्छा करने का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट, फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट, ऑपरेशन नजर का हो सकता है, नजरिया का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। हमें अगर दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो हम ऑपरेशन करके चश्मा पहन के देख सकते हैं, लेकिन हमारा नजरिया गलत है, हमारा सोच का ढंग अलग गलत है, तो उसका दुनिया में कोई ऑपरेशन, कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हमें सोच या नजरिया, हमारा माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग हमने ऑलरेडी बात की। नेक्स्ट, इसके ऊपर भी हमने बात की। हमारा डिसीजन कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। गलत हुआ तो क्या होगा? एक्सपीरियंस मिलेगा। मिस्टेक्स, व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस का डेफिनेशन मालूम है? द एक्सपीरियंस इज नथिंग बट, जो हमने गलतियां की है उसका एक्यूमुलेटेड इफेक्ट इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या है? मैंने जो गलतियां की, मैंने अच्छा किया वो कोई नहीं याद रखता है, मैंने जो बुरा किया उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। दैट इज नथिंग बट योर एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑफ योर मिस्टेक्स। उसमें कहावत है कि मिस्टेक्स आर पेनफुल, मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन हैपन। गलतियां जब होती है बहुत दुख होता है हमें, बट ओवर द पीरियड और अबाउट मेनी ईयर्स इट बिकम्स a cumulative effect which is called as experience। मतलब हम जब गलतियां करते हैं हमें बुरा लगता है, लेकिन उसका एक्यूमुलेटेड इफेक्ट कुछ साल के बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपीरियंस। देयर आर नो राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ में। ये सही या वो गलत अपना सोच है, अपना नजरिया है। किसी के लिए सही है, वो किसी के लिए गलत हो सकता है। तो इट डजंट मीन why we does not able to take decision, because हम घबरा जाते हैं। we fear of getting failure। हम डरते हैं कि हम फेल ना हो जाए, लेकिन उससे बेहतर है डरने से कि हम फेल हो जाए, क्योंकि हमने कम से कम कोशिश तो की। जिसने कोशिश की वही फेल हो सकता है, जिसने कोशिश नहीं की वो दुनिया में कभी भी फेल नहीं होगा। कोई आदमी अगर बड़े स्वाभिमान के साथ ये कहेगा कि मैं दुनिया में कभी भी नाकामयाब नहीं रहा, तो इसका मतलब उसने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका गारंटी ले लो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी ने कोशिश की है और वो कभी नाकामयाब नहीं हुआ। जो आदमी ये बोलता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हुआ या फेल्योर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है उसने कभी भी जीवन में अटेम्प्ट किया ही नहीं है। इट इज बैड। अच्छी चीज़ क्या है? अटेम्प्ट करके कुछ बार फेल हो गए, कुछ बार सही हो गए, दैट इज मोर रिलेवेंट। नेक्स्ट, take small decision, improve your decision making ability, remove mental block, allow himself to make mistakes। गलतियां करने से डरो मत, रिस्क ले लो। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में कुछ बनना है तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, नो वन इज परफेक्ट। सुबह हमने बात की रिसोर्सेस पूरे होने की इंतजार मत करो। नो वन इज परफेक्ट। Wrong decision is a part of a process. Any expert can also go wrong decision anytime। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, शायद आपने इसमें से कुछ देखा होगा। माइक गेटिंग 1996 वर्ल्ड कप आई होप भारत में हुआ था। इंग्लैंड जीतने वाला था और उसी समय माइक गेटिंग ने रिवर्स स्वीप का शॉट खेला और वो कॉट बिहाइंड हो गया। वहाँ पर इंग्लैंड ने मैच हार दिया। 2007 वर्ल्ड कप, मिसबा उल हक वो स्कूप शॉट खेला, सिशांत ने कैच लिया और महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता। क्या वो दोनों मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड जीत सकता था? आराम से जीत सकता था, बिकॉज दे हैव मेक अ मिस्टेक एंड दैट इज वाई। लेकिन वो फेल्योर का उनको ये नहीं है, क्योंकि दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। बराबर ना? समटाइम दे गेट फेल, समटाइम दे गेट सक्सेसफुल। नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइफ। नेक्स्ट, बी फियरलेस। सुबह ही मैंने बताया था 1 साल की लड़की या लड़का तो इसमें हाथ डालता है। 1 साल की लड़की है, क्या करेगी? या लड़का है, क्या करेगी? गिरता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है, क्या होगा? अगर हम गिरते तो क्या करेंगे? फिर कोशिश नहीं करेंगे।
बराबर ना। अभी इस उम्र में अगर हम एक कोई चीज़ करने जाते हैं उसमें फेल होते हैं तो फिर वो कोशिश करेंगे वापस? नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल की लड़की या छोटे बच्चे में क्या होता है, कोशिश करते हैं, गिरते हैं, लेकिन वो दुगनी ऊर्जा से, जैसे वीडियो में हमने देखा, दुगनी ऊर्जा से वापस उठ के खड़े हो जाते हैं और जब तक नहीं चलना सीखते तब तक कोशिश करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए फियरलेस। और आपको सक्सेस होना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यू हैव टू बी फियरलेस। बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। कई बार हम प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। हम बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये है, वो है, समाज ऐसा है, म्यूनसिपालिटी ऐसी है, सरकार ऐसी है, दोस्त ऐसे है। उसको बदलने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, वी बिकम अ पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, नॉट ऑफ ए सोल्यूशन। जैसे मैंने सुबह एग्जांपल दिया आपको, रोड डॉक्टर, उसने खराब रास्ते को देख के वो सिर्फ गालियां नहीं देते बैठा, वो उसने खुद कोशिश की कि वो रास्ते को किस तरह से मरम्मत उसकी की जाए, किस तरह से लोगों के लिए वो रास्ता अच्छा बनाया जाए। सो बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यू ऑलवेज हैव मोर देन 2 ऑप्शन, सिलेक्ट वन। डिसीजन मेकिंग, हमेशा आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, 2, 3, 4, और उस वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग में था ना, वैसा एक और एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। एक आदमी है जो वीराने से जा रहा है, उसके पास कुछ वाटर था, ख़त्म हो गया, खाना था, ख़त्म हो गया, और अब वो उसका रास्ता अभी भी बहुत दूर है। वो अभी पूरी तरह त्रस्त है कि उसके पास पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो ऐसे ही घूम रहा है कि उसको पता नहीं कि अब मेरा होगा क्या, मुझे पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। ऐसे ही घूमते घूमते उसको बहुत दूर में एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे वो झोपड़ी दिखाई दी, वो झोपड़ी के अंदर झोपड़ी दिखाई दी तो उसको लगता है, पहले तो सपना लगता है, बाद में वो और नज़दीक जाता है तो उसको झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी के अंदर जाता है, झोपड़ी के अंदर उसे एक टंगी हुई बॉटल मिलती है। क्या है? टंगी हुई बॉटल है, और बॉटल के बाजू में एक हैंडपंप है। अब वो हैंडपंप लगाता है, हैंडपंप में से पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर जो बॉटल है उसको बॉटल को नीचे लेता है, तो बॉटल के ऊपर चिट्ठी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? बॉटल के ऊपर चिट्ठी लिखी हुई है कि इस बॉटल का पानी अगर आप हैंडपंप में डालोगे तो हैंडपंप शुरू होगा। क्या लिखा है? अगर इस बॉटल का पानी आप हैंडपंप में डालोगे तो हैंडपंप शुरू होगा, और हैंडपंप शुरू होने के बाद उसको पानी मिलेगा। अब उसके पास 2 चॉइसेस है। पहला चॉइस, जो प्यास से और भूख से पूरी तरह परेशान है, उस बॉटल का पानी पी जाए और अपनी तसल्ली करे। दूसरा चॉइस, जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास करे, उस पानी को हैंडपंप में डाले और उम्मीद करे कि उस हैंडपंप में से पानी निकले। क्या करोगे आप? आगे क्रिटिकल थिंकिंग भी है और डिसीजन मेकिंग भी है। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल डिसीजन लेने के लिए। उस लड़के ने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया कि बिलीव कि वो जो लिखा है वो सही होगा। उसने वो पानी हैंडपंप में डाला और हैंडपंप में से पानी निकला। उसने बहुत सारा पानी पिया, साथ में जो भी बर्तन थे वो भर के लिए, और फिर उस बॉटल में पानी भर के रखा, और जाते समय उस जो सेंटेंस था कि इस पानी को हैंडपंप में डालिए ताकि हैंडपंप चालू होगा, उसके आगे और एक लाइन लिखी। उसने क्या लिखा? यू बिलीव इट वर्क्स। क्या लिखा? आप विश्वास कीजिए कि होता है। आने वाले आदमी को एक उसने विश्वास दिलाया कि अगर ये पानी आप डालोगे सचमुच पंप चलने पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। तो आप किस तरह से डिसीजन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस और मोर देन 2 ऑप्शंस। तो वहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपका डिसीजन कई बार आपके जीवन और मृत्यु का भी संकेत होता है। नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने बताया आपको, मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन, बट years later collection of mistakes is called experience which lead to success. Next, learn from failures. Next, हर अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम के बीच में क्या है? कुछ अपॉर्चुनिटीज है। हर प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको कुछ नया सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, ऑलरेडी हमने बताया।
नेक्स्ट, एनालाइज द थिंग एंड चूज बेटर ऑप्शन फॉर वेरियस ऑप्शन। हमेशा आपके जीवन में कई ऑप्शन आएंगे, आपको चूज करना है ऑप्शन को। लेकिन जैसे मैंने सुबह भी बताया कि आपको जब आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी स्मॉल थिंग्स का भी ख्याल रखना है। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े का ख्याल रखते हैं, कभी कभी स्मॉल थिंग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर एक स्टोरी है कि एक आदमी जा रहा है, उसको बताया गया है कि आपको इस गार्डन में से सबसे सुंदर फूल चुनना है। क्या करना है, सबसे सुंदर फूल है उसको आपको चुनना है। वो थोड़ा आगे जाता है, अच्छे फूल दिखते हैं, वो बोलता है नहीं इससे आगे अच्छा वाला फूल मिलेगा। आगे जाता है और आगे जाता है, अच्छा फूल मिलता है, उसको लगता है इससे आगे और अच्छा फूल मिलेगा, नहीं रहने दो आगे ले लेंगे। ऐसा करते करते वो गार्डन के आखिर में आता है और आखिरी सेगमेंट में उसको एक मुरझा हुआ फूल दिखाई देता है। वही एक बचा हुआ फूल है। उसने वो मुरझा हुआ फूल लेके वो देता है, वो बोलता है इस गार्डन में आपको ये फूल अच्छा लगा? उसने बोला नहीं, मुझे फूल तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं इस इंतजार में था कि कोई और अच्छा फूल आगे मिलेगा, उसको कोई और अच्छा फूल आगे मिलेगा, और इस इंतजार में मैंने अच्छे वाले फूल पीछे छोड़। लाइफ में कभी ऐसा ना हो जाए कि हम हमारे अपॉर्चुनिटीज को, अच्छे वाले अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के साथ में जो हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आज है वो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा दें और आखिर में जाके पछताए। तो ये ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइसेस जो है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, आपके चॉइसेस का नतीजा है। आपने आज तक जो चॉइसेस किए हैं, मुझे कौन से स्कूल जाना है, कौन से फ्रेंड्स के साथ जाना है, कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, वो सारी चॉइसेस की एक्यूमुलेट कहानी है आज की आप जो लाइफ है। और इसके आगे जो चॉइसेस आप करने वाले हैं उसी हिसाब से आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। नेक्स्ट, why we make wrong decision, incomplete data, lack of capabilities, emotions, rush, wrong judgment, wrong choice, जैसे मैंने अभी बताया wrong choice, प्रॉब्लम नॉट डिफाइन प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को आप डिफाइन नहीं किया तो भी रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं। एंड माइंडसेट ब्लॉकेज, जैसे मैंने बताया आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट सही हो। नेक्स्ट, समटाइम्स स्मॉल डिसीजन विल मेक बिग इम्पैक्ट। ऑलरेडी हमने बात की स्टिक एबिलिटी, डू नॉट जनरलाइज। मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर बंद है, मतलब क्या है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, माउस का प्रॉब्लम है, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, मॉनिटर का प्रॉब्लम है, या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। अगर आप कंप्यूटर वाले को फ़ोन करके बताएं कि मेरा कंप्यूटर बंद है, तो क्या जवाब देगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर गिवन हिम अ जनरलाइज आंसर। आपने जनरलाइज आंसर दिया तो वो कुछ नहीं उसको समझ में आएगा। जब तक आप उसके कोर प्रॉब्लम को ढूंढोगे नहीं, तब तक वो, आपने इमीडिएटली बता दिया कि मेरा माउस नहीं काम कर रहा है, तो वो माउस लेके आएगा, आपका प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगर उसने आपने जनरलाइज स्टेटमेंट उसको दे दिया तो उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल होने वाली है। इसलिए डू नॉट जनरलाइज द प्रॉब्लम, डिफाइन कोर प्रॉब्लम, ट्राई ऑल पॉसिबल वेज एंड टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1, व्हाट इज इट? स्टिक एबिलिटी, डू नॉट गिव अप, नेवर गिव अप। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम उसकी समय पे आपको तकलीफ देने के लिए आने वाला है। इसलिए वो गाड़ी का एग्जाम्पल हमेशा याद रखो। नेक्स्ट, सो दिस इज माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग हियरिंग। आखिरी कहानी सुना के बंद करूंगा, चलेगा? यस सर। एक पति पत्नी है जिनकी नई शादी हुई है, एंड दे आर कमिंग टू देयर न्यू हाउस। और अपने नए घर में आते ही जैसे वो पत्नी अपने किचन की तरफ जाती है, किचन में शीशा विंडो है, विंडो पे शीशा है, और उससे बाहर झांकती है तो उसे बाहर कुछ कपड़े टंगे हुए दिखते हैं। सामने एक लॉन्ड्री है, वहाँ पे लॉन्ड्री में कुछ कपड़े धोए हुए हैं। जैसे वो देखती है, वो अपने पति को बुलाती है, उसको बोलती है कि उस लॉन्ड्री वाले को शायद ठीक से कपड़े धोने नहीं आते हैं। वो पति खिड़की से देखता है, बोलता है, निकल जाता है। ऐसा सिलसिला कई बार होता रहता है। एक दिन क्या होता है,
जैसे ही वो बीबी उस शीशे के पास आती है, खिड़की के पास आती है, बाहर देखती है, तो उसको अचंभित होते ही हो कि वो बाहर जो कपड़े टंगे हुए हैं आज बिल्कुल साफ दिखाई नहीं रहे। वो जल्दी से अपने पति को बुलाती है, उसको बोलती है शायद उस लॉन्ड्री वाले को किसी ने कपड़े धोना सिखा दिया है या फिर उसने अपना सोप बदल दिया है। तो पति देखता है, वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको बोलता है कि आज छुट्टी का दिन था तो मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने घर के सारे शीशे साफ कपड़े से पोंछ डाले। क्या किए? मैंने सारे शीशे साफ कपड़े से पोंछ डाले। इसका मतलब इतने दिन जो औरत बाहर से खराब कपड़े देख रही थी वो किस लिए थे? बिकॉज दैट विंडो वॉज अनक्लीन। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपने काम में, अपने ज़िंदगी में इतने मशगूल होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम देख के भी अनदेखा करते हैं। हमारे आंखों पे एक पट्टी बंदी होती है क्योंकि वी आर रनिंग थ्रू आवर लाइफ। तो वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह से कॉन्क्लेव्स या इस तरह की सेशंस किस लिए होती है? ताकि इस तरह की विंडो की शीशे साफ करके आपको कुछ नया दिखाए, आपको उस नए दुनिया से परिचित करे। इसलिए इस तरह के आप करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी इससे काफ़ी फायदा होगा। आप सभी को अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने जीवन में काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। आप अपने विजन को अचीव करेंगे और आपके फैमिली का, बेलगांव सिटी का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे इस उम्मीद के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं जब तक इनका